नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का तृतीय जो कि 1758 से 1763 तक चला था। इस युद्ध का रीजन था सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि यूरोप में चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ही भारत में कर्नाटक तृतीय युद्ध का देखने को मिलता है। इस युद्ध की समाप्ति के जो बात किए थे पेरिस के संधि के तहत। यूरोप में पेरिस की संधि होती है, जिसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है और अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में कर्नाटक का थर्ड वॉर 1758 से 63 तक देख चुके हैं। अब आगे की क्लास में यानी कि आज हम लोग बात करेंगे जब भारत में अंग्रेज और फ्रांस आपस में संघर्ष कर रहे थे तो उस समय भारत के कौन कौन से राज्य थे, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, राज्य को जानने से पहले यानी कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, इससे इनको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा उदय होने का कारण, यानी कि भारत में नए नए राज्य क्यों उदय हुए, क्यों उद्भव सामने क्यों आए। ठीक है, तो देखिए औरंगजेब की जो मृत्यु होती है 1707 में हो जाती है। यानी औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद भारत मुगल में जैसे कोई भी शासक नहीं होता है जो कि भारत के अन्य राज्यों में जो कि वहां पर अपना शासन प्रशासन कायम किया था, वहां पर अधिकार किया था। औरंगजेब के बाद वहां पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। इसलिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी गवर्नर, मुगल का जो भी गवर्नर जिस राज्य में जाता था उस राज्य को अपना स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करता था और वहां पर स्वतंत्र शासन करने के लिए मतलब कि वो शासन करना चाहता था। ठीक है, सेकंड चीज ये है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो आर्थिक स्थिति, सैन्य स्थिति भी कमजोर हो जाती है, जो कि केंद्र से उन राज्यों का यानी कि केंद्र से उन राज्यों का सहायता नहीं मिल पाता है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सैन्य हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, और थर्ड रीजन ये है कि 1738-39 के करीब नादिर शाह 1738-39 करीब जो नादिर शाह ये जो कि यहाँ है, ये जो है फारस का शासक है। फारस का शासक है जो कि भारत पर आक्रमण करके लाहौर वाला रीजन जो है जीत लेता है। कौन सा? लाहौर जीत लेता है और इस तरह आगे बढ़ते हुए दिल्ली पर भी आ जाते हैं। और दिल्ली में मुगल बादशाह को हराने के बाद यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में धन की वसूली करता है, जैसे कि मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन के बाद हीरा भी, तथा जो धनी कुलीन थे उनसे भी, जो धनी कुलीन है उनसे भी बहुत बड़ी मात्रा में लूटपाट करता है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया आपका मतलब कि विदेशी आक्रमण जो कि फारस के थे। इसके बाद आ जाते हैं आपके अहमद शाह। ये जो अहमद शाह अब्दाली जो 1764 के करीब भारत में आक्रमण किया जाता है, यानी कि 1764 तक अहमद शाह अब्दाली जो है दिल्ली में आ चुका था, जिसका अहमद शाह अब्दाली का ही जो रीजन है मराठा के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में देखने को मिलता है, अहमद शाह अब्दाली का युद्ध। ठीक है, तो ये जो रीजन है और ये जो रीजन है मुगल का डिक्लाइन का सब रीजन है तथा नए नए राज्यों का उद्भव होता है। अब बात करते हैं उन राज्यों के बारे में कि जो मुगल के कौन कौन राज्य अधीन है, मुगल से कौन स्वतंत्र होना चाहते हैं, मुगल के कौन कौन विरोध हैं, उन राज्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मुख्यतः 3 है राज्य जो कि मुगल का विरोध कर रहे हैं। मुगल का विरोधी राज्य कौन है, यानी कि मुगल के साथ संघर्ष करने वाला राज्य मराठा, पंजाब, जाट। ठीक है, मुगल के अधीन राज्य कौन है? मुगल के अधीन राज्य देखेंगे तो आपका बंगाल, हैदराबाद, अवध,
तीसरा देखेंगे स्वतंत्र, जो कि मुगल से बिल्कुल स्वतंत्र थे, वो कौन थे? राजपूत, मैसूर, केरल, ये जो राज्य है भारत में थे। कब? जब भारत और फ्रांस आपस में संघर्ष कर रहे थे अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए। इन सभी राज्यों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इन सभी राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो बंगाल वाला आता है, क्योंकि बंगाल राज्य जो है अंग्रेज सबसे ज्यादा अपना यानी कि संघर्ष करता है तो बंगाल में ही करता है, क्योंकि ये बंगाल जो है समृद्ध राज्य है, यानी कि कृषि के मामले में भी यहाँ से व्यापार का भी साधन था बंगाल में। उसके बाद बात कर लेते हैं हैदराबाद की, मराठा भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब जो रीजन है नए नए राज्य सामने आ रहे हैं तो उभर कर। देखिए अब जैसे हैदराबाद की बात करते हैं, यानी कि हैदराबाद का जो निजाम मतलब अलग होने का क्या कारण है, तो हैदराबाद के जो निजाम है वो 1724 में, कब? 1724 में अपना वजीर पद त्याग करते हैं और हैदराबाद आ जाते हैं, ठीक है। वजीर पद त्याग करके हैदराबाद आते हैं और हैदराबाद को अपना एक स्वतंत्र राज्य घोषित करते हैं। हालांकि जो मुगल के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, यानी कि जो भी भेंट मुलाकात या उपहार दिया जाता है, मतलब कि वो था निष्ठा थे, यानी कि मुगल के प्रति इनका निष्ठा थी। तो ये हुआ निजाम के साथ। यही निजाम का मतलब कि ये निजाम की मृत्यु के बाद जो है इनके दो पुत्र नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग का आपस में संघर्ष होता है हैदराबाद के लिए, जो कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग का एक फायदा उठाकर अंग्रेज और फ्रांस जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध में इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हैदराबाद अलग हो जाता है। बात करते हैं अगर बंगाल की, तो बंगाल में भी 1740 में मुंशी कुली था। बंगाल में 1740 में मुंशी कुली का जो है मुगल की तरफ से वहां का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, और गवर्नर नियुक्त करने के बाद इसने भी अपने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश करने लगा, ठीक है। और हैदराबाद ये मैसूर में आपका टीपू सुल्तान को देखने को मिल जाएगा। टीपू सुल्तान मिल जाएगा। इसी तरह से आपका अवध में यहाँ का जो जमींदार है, यहाँ का जो जमींदार है जो कि अवध के गवर्नर सादत खान का विरोध करने लगता है, और तथा नए मतलब कि सादत खान का अपना गवर्नर अपना राजा नहीं मानता है, ये अवध में विद्रोह होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से तो आगे देखते हैं हम लोग। मेन आज का हम लोग का टॉपिक है हम लोग का है कि बंगाल राज्य और ब्रिटिश कंपनी। बंगाल राज्य और ब्रिटिश कंपनी के बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे, यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो है बंगाल में किस तरह से अपना अधिकार स्थापित करती है, अपना अधिकार जमाती है। तो बंगाल में अधिकार जमाने का मेन रीजन या फिर रीजन जान सकते हैं कि बंगाल जो है एक समृद्ध राज्य है। समृद्ध राज्य कहने का मतलब है कि बंगाल में खेती की भी व्यवस्था थी, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप में निर्यात किया जाता था, यानी कि ब्रिटिश जो है जो भी अपना माल यूरोप में भेजते थे वहाँ यहाँ से 60% बंगाल से करते थे, ठीक है। उसके बाद कपड़े का भी व्यापार होता था, चीनी का भी व्यापार होता था, अफीम का भी व्यापार होता था। ये सब जो चीजें हैं बंगाल को एक महत्वपूर्ण और समृद्ध राज्य बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं बंगाल, यानी कि बंगाल में उन नवाबों के बारे में बात करते हैं जो कि बंगाल में नवाब आते हैं, अपना राज्य स्थापित करते हैं। उसके बाद नवाबों का अंग्रेजों के साथ संघर्ष होता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो मुर्शिद कुली खान, ठीक है। इसके नीचे अगर देखेंगे तो सुजाउद्दीन, इसके नीचे देखेंगे तो अलीवर्दी खान, इसके नीचे देखेंगे तो सिराजुद्दीन,
ठीक है। यानी कि मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां तक, ठीक है, अलीवर्दी खां तक यहाँ पर बंगाल का जो उद्भव होगा वह एक महत्वपूर्ण है। बंगाल समृद्ध था, यानी कि मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां के समय तक बंगाल जो है समृद्ध राज्य था। और इसमें जो है फ्रांस और ब्रिटिश को कंपनी की अनुमति नहीं थी। यानी जैसे कि कोलकाता, चंद्रनगर, कोलकाता और चंद्रनगर जैसे जगहों पर ब्रिटिश और फ्रांस की कंपनी यानी कि व्यापार करने के खुली व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। बात हम मतलब कि अब देखा जाए तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार अलीवर्दी खां का। यानी कि अलीवर्दी खां जो है, अलीवर्दी खां जो है 1740 में नवाबखाना 56 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब को लेकर आपस में संघर्ष हुआ। यानी कि अलीवर्दी खां का 3 लड़की यानी कि 3 बेटी थी, ठीक है। एक का नाम क्या है, घसीटी बेगम, दूसरा बेटी का लड़का कौन है, शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का सूबेदार है। कहाँ का, तीसरी बेटी के लड़का कौन है, सिराजुद्दौला, ठीक है। यानी कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो है सिराजुद्दौला। अब ये जो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो इनकी घसीटी बेगम और पूर्णिया के सरदार शौकत जंग के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, ठीक है। और साथ साथ सिराजुद्दौला के जो राज दरबारी है, अब राज दरबारी में कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। राज दरबारी में आपका जगन सेठ, अमीन चंद, राजवल्लभ और मीर जाफर। ये जो राज दरबारी है, इन राज दरबारी के द्वारा भी सिराजुद्दौला का विरोध किया जाता है। यानी कि ये जो राज दरबारी है अपना सिराजुद्दौला का नवाब मानते ही नहीं थे, ठीक है। देखिए, अब सिराजुद्दौला जो है इन सभी बातों से परेशान होकर यानी कि शौकत जंग को हराने के लिए पूर्णिया की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यानी कि शौकत जंग को हराने के लिए यानी शौकत जंग के साथ युद्ध करने के लिए पूर्णिया की ओर जाता है। लेकिन पूर्णिया जाने से पहले एक घटना घटती है, कहाँ पे, कलकत्ता में। और वो घटना क्या है, कलकत्ता में ये है कि यहाँ पर ब्रिटिश आ चुके हैं, और कोलकाता को घेराबंदी किए हुए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में क्या टैक्स वसूल रहे हैं, टैक्स की वसूली, जो कि यह नवाबों के लिए सही नहीं था। सेकंड चीज क्या है, ये जो राजवल्लभ है, राजवल्लभ का बेटा को भी शरण किया था। तो ये सब जो विजय है सिराजुद्दौला को पूर्णिया न जाने के लिए कलकत्ता आने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। अब ये जो सिराजुद्दौला है पूर्णिया न जाकर कलकत्ता आता है, और कलकत्ता में कहाँ, सिराजुद्दौला जो है कलकत्ता आने के बाद इसके साथ युद्ध करता है और युद्ध करने में ब्रिटिश को हरा देता है।
ब्रिटिश को हरा देता है और ये भागने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये जो ब्रिटिश है भाग कर कहाँ जाते हैं? फुल्टा द्वीप पर। इन्हीं ब्रिटिश भागने के क्रम में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को, कुछ ब्रिटिश सिपाहियों को पकड़कर एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा, जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और काल कोठरी में बंद करने के बाद कुछ समय बाद अगर इन सभी को निकाला जाता है तो कुछ की मृत्यु हो जाती है, कुछ जिंदा रहते हैं। तो जो जिंदा रहते हैं उनको सिराजुद्दौला के द्वारा मतलब कि हत्या कर दी जाती है। ठीक है। अब जो सिराजुद्दौला है ये ब्लैक होल, यानी कि ये ब्लैक होल कांड करने के बाद सिराजुद्दौला अब कहाँ जाता है? पूर्णिया, शौकत जंग के साथ युद्ध करने के लिए। शौकत जंग के साथ युद्ध करने के बाद यानी शौकत जंग जो युद्ध करता है उसमें शौकत जंग को हरा देता है, यानी जो पुण्य के सुविधा होते हैं शौकत जंग उनको हरा देता है। और यह जो खबर होती है ब्लैक होल की, ये पहुंचती है कहाँ? मद्रास। मद्रास में कौन है? क्लाइव है। और ये जो न्यूज है ब्लैक होल का न्यूज, ये पहुंचती है क्लाइव को। और क्लाइव जो है बड़ी सेना में, बड़ी भारी सेना में, बड़ी भारी सेना के साथ आता है और कोलकाता, चंद्रनगर जैसे जगहों को घेराबंदी कर लेता है। ठीक है। घेराबंदी कर लेने के बाद सिराजुद्दौला पूरी तरह से हार, मतलब कि सिराजुद्दौला मजबूर हो जाते हैं इसके साथ समझौता करने के लिए। और जो कि क्लाइव और औरंगजेब, क्लाइव और औरंगजेब के बीच अलीनगर की संधि होती है। और इस अलीनगर की संधि में क्या क्या शर्त होता है? शर्त पहले ये होता है कि कंपनी के जो भी नुकसान हुआ है वो कौन? सिराजुद्दौला के द्वारा भरा जाएगा। कंपनी की नुकसान का मुआवजा। ठीक है। दूसरा क्या है? व्यापार का छूट। ठीक है। तीसरा क्या है? ब्रिटिश सिक्के ढालने की अनुमति। तो ये सब जो शर्त रखी गई है, लेकिन इस शर्त का अवहेलना करता है कौन? क्लाइव। क्लाइव क्यों? क्योंकि क्लाइव जो है मद्रास में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जीता हुआ था, मतलब कि कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था वो ब्रिटिश के पक्ष में था। तो इसी का मतलब कि अगर देखा जाए तो क्लाइव को जो कहीं ना कहीं अपने पर मतलब कि एक गर्व होता है कि जब कर्नाटक का द्वितीय जीता था तो क्लाइव जो है इस शर्त का अवहेलना करता है, जो कि यही अवहेलना प्लासी का युद्ध का कारण बनता है। और प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 में देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम प्लासी का युद्ध क्या है जो कि 1757 में आता है, इसके बारे में देखिए। अब प्लासी का युद्ध अब प्लासी का युद्ध जो होता है वो होता है क्लाइव और सिराजुद्दौला होता है। ठीक है। देखिए अब सिराजुद्दौला के क्या होता है कि सिराजुद्दौला का सेना नायक मीर जाफर कौन है? सिराजुद्दौला का सेना नायक मीर जाफर जो है किसके साथ? क्लाइव के साथ मिल जाता है।
क्लाइव के साथ मिल जाता है, जिसके कारण मीर जाफर की जो सेना है सिराजुद्दौला का साथ नहीं देती है, जिससे सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। और यही हार का सामना जो है सिराजुद्दौला भागकर कहाँ जाता है, पटना जाता है, और पटना में इसको पकड़कर मतलब कि सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। और बंगाल का अब नवाब कौन? अब मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना। अब मीर जाफर जो है, अब मीर जाफर और ब्रिटिश कंपनी के साथ, यानी कि जब मीर जाफर ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराने में मदद किया अपनी सेना को न भेजकर, तो मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बना। और बंगाल के नवाब बनने के फलस्वरूप मीर जाफर कंपनी को यानी कि ब्रिटिश को क्या कह दिया, यानी कि मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार की छूट। और ये जो मुक्त व्यापार कहाँ कहाँ होगी, पूरे बिहार में, पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, 24 परगना दे दी अंग्रेजों को। तीसरा क्या हुआ, मतलब कि बड़ी मात्रा में धन भी दिया, धन भी दिया, यानी कि इन सब ये सब करने के बाद जो है बंगाल का जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर पड़ गई, ठीक है। यानी बंगाल की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, कमजोर पड़ गई, जिसके आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद जो है, तो मिदनापुर के शासक, बंगाल में मिदनापुर जगह है, जो कि वहां का राजा कौन है, राजा राम सिन्हा, ठीक है। और पूर्णिया के शासक, यह मिदनापुर है और ये पूर्णिया, पूर्णिया के शासक अली खान। ये जो राजा है मीर जाफर को अपना बादशाह मानने से इनकार करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं, ठीक है। तो मीर जाफर जो है बंगाल पर ज्यादा मतलब कि बंगाल पर ज्यादा स्थायित्व नहीं रख पाया। और मीर जाफर के बाद अगला शासक कौन बन गया, मीर कासिम। मीर कासिम